So hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. तो ये चैप्टर वीन के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होगा, यानी कि वीन क्या महसूस कर रहा था जब उसने इस वेडिंग अटायर में अपनी एंट्री ली थी। और इतने सालों के बाद हर एक इंसान के सामने आना उसके लिए आसान नहीं था। क्या सोच रहा था वो, क्या महसूस कर रहा था, चलिए जानते हैं वीन का पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे जैसे मैं अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था, मुझे नहीं पता मैं क्या महसूस कर रहा था। क्या टूट रहा था, क्या बिखर रहा था, पता नहीं। मैं एक जिंदा लाश था जो एक दूरी तय कर रहा था। एक दूरी उस वेडिंग हॉल से लेकर उस शख्स तक जिसे मैं अपनी दुनिया मानता था। जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ अल्फा को सबसे हायर पोस्ट दी गई है, एक ऐसी पोस्ट जिसके नीचे वो हर एक इंसान पर रूल कर सकता है। और हम जैसे शख्सों को ओमेगा कहा गया है, जिसे सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। हम ओमेगा बस सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा अल्फा हमसे प्यार करे, इतना प्यार करे कि हमारी ज़िंदगी को अपने प्यार से भर दे। पर बहुत मुश्किल होता है एक ओमेगा को ऐसा प्यार मिलना। मुझे नहीं पता मुझे मिला या नहीं। हर ओमेगा यही सपना देखता है कि जब वो वेडिंग करे तो उसका अल्फा उसे मार्क करे, उसे बताए कि हाँ अब वो है उसकी ज़िंदगी में, उसका हाथ थामेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा हर एक उस शख्स से जो शख्स उसके ऊपर अपनी निगाहों को गंदा करता है। हर ओमेगा के मन में बहुत सारे ख्यालात होते हैं, इच्छाएं होती हैं, सपने होते हैं अपनी वेडिंग को लेकर। पर मेरी आंखें तो खाली हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सपने नहीं देखे थे, बहुत देखे थे। इस पल के बहुत सपने देखे थे मैंने, पर हर सपना टूट गया, हर चीज़ मुझसे छूट गई। कभी नहीं सोचा था कि यहाँ इस तरीके से खड़ा होऊंगा, एक दूरी तय करूंगा। जैसे जैसे हमारा फासला कम हो रहा था, मुझे लग रहा था कि हमारी दूरियां मीलों तक बढ़ रही हैं। आज मेरी धड़कन नहीं बढ़ रही थी। आज इस शख्स को देखकर मेरी सांसें बेकाबू नहीं हो रही थी। आज जिस्म में गर्मी नहीं थी, बल्कि उसके उलट मेरा पूरा शरीर ठंडा था। जैसे जैसे मेरे कदम बढ़ रहे थे, मैं महसूस कर सकता था कि हर एक शख्स अपनी चील जैसी निगाहों को मेरे शरीर के ऊपर गड़ाए बैठा है। मुझे पता था यही होगा। मुझे तो उस वक्त का इंतज़ार है जब ये मेरी शक्ल को देखेंगे, मुझे पहचानेंगे। मेरे कान तरस रहे हैं इनकी नफरत को सुनने के लिए। खैर, मेरे कदम अपने आप ही उस शख्स के करीब पहुंच गए। अब हम एक दूसरे के आमने सामने थे, पर मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। आज एक उम्मीद लेकर मैं यहाँ आया हूँ। उस उम्मीद को तोड़ना मत, वरना बहुत कुछ छूट जाएगा। शायद मेरी सांस लेने की इच्छा, मेरी ज़िंदगी को जीने की इच्छा भी खत्म हो जाए। हंग मंगजुन, मेरी लानजान बने रहना। हंग मंगजुन मत बनना, मत धोखा देना मुझे। ये साबित मत करना कि जो कुछ तुमने किया वो जानबूझकर किया। मैं चाहता हूँ ये सिर्फ एक खूबसूरत सी मिस्टेक हो, खूबसूरत सी गलती हो। मत साबित करना कि इसमें तुम्हारी चाल थी, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं थी, तुम्हारी ज़बरदस्ती थी। बस इसी चीज़ के इंतज़ार में वोज़ शुरू हो जाती है। मैं सुन रहा था कि प्रीस्ट क्या कह रहा है। हर एक चीज़ मेरे कानों में जा रही थी, पर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जैसा मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठंडा था, बेजान था, लाश की तरह था। मैंने सुना प्रीस्ट ने कहा कि क्या तुम मुझे अपना मेट स्वीकार करते हो। मैं सोच रहा था तुम मना कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए तो मैं किसी जिन क्लान की कोई जिन वही हूँ। यही है ना नाम? हाँ, यही है उस ओमेगा का नाम। सच में वो बहुत खूबसूरत थी, मैंने भी देखा। मेरा दिल नहीं कर रहा था ये सब कुछ करने का, पर मैं मजबूर हूँ। खैर, मेरी इच्छाओं से उलट तुमने फिर वही जवाब दिया। कुछ टूटा मेरे अंदर। अब उस प्रीस्ट की निगाहें मेरे ऊपर थी। उस प्रीस्ट ने मुझसे भी यही सवाल पूछा कि क्या मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मेरे गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो सूख चुका था। इसीलिए मैंने सिर्फ अपना सर हिला दिया। इसके बाद उस प्रीस्ट ने आगे अपने रिचुअल्स को बढ़ाना शुरू किया। उसने कहा कि तुम मुझे क्राउन ऑफर करोगे। मैंने अपना सर झुका लिया। वो क्राउन मेरे सर पर आकर लग चुका था। अब मैं इस गुसु क्लान का क्वीन बनने जा रहा था। कितना सुनने में अच्छा लगता है ना। मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग इस मकाम को पाना चाहते होंगे, इस ताज को पाना चाहते होंगे, पर सच पूछो
मैं बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। एक बोझ की तरह लग रहा है अब सांस लेना और मुश्किल है। पर अगले पल उस प्रीस्ट ने कहा कि तुम मुझे कुछ ऑफर करना चाहते हो। मैं जानता हूँ इस रिचुअल के बारे में, कुछ अपना पर्सनल ऑफर करते हैं, और जहाँ तक मुझे तुमसे उम्मीद है तुम कुछ आलीशान करोगे, बेशकीमती तोहफा दोगे, वही हार, दुनिया की महंगी सी चीज, हीरे जवाहरात। पर ये सब चीज मेरे किस काम की? मैं बस यही इंतजार में अपनी नजरों को झुकाए बैठा हुआ था। पर जो तुमने मुझे दिया, मुझे यकीन नहीं आया। एक पल के लिए मेरे उस बढ़े हुए दिल की धड़कन वापस और ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ अजीब सा हुआ था मेरे पूरे शरीर में जब तुमने मुझे छुआ था, मेरे गले में उस पेंडेंट को डाला था। जानता हूं मैं ये, एक बार बताया था तुमने कि तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। तुमने ये मुझे दे दिया, तुमने ये जिन वेही को दे दिया, मुझे नहीं। मैं कैसे कैसे बोल सकता हूँ? तो तुम इस ओमेगा को पसंद करते थे, सच में से शादी करना चाहते थे। मैं फिर हंसा। हंसी बहुत बहुत खोखली थी, अंदर ही अंदर टूट रही थी, चुभ रही थी, टीस पहुंचा रही थी। पर दर्द क्यों नहीं हो रहा? दर्द क्यों नहीं हो रहा? ताकि मुझे एहसास हो कि मैं जिंदा हूं। तुमने प्रीस्ट से कहा कि तुम वो अपने आप लेना चाहते हो। मैं मुस्कुराया, पर मेरी मुस्कुराहट एक पल में जैसे कहीं काफिर हो गई थी जब तुम्हारे शब्द मेरे कानों में पड़े। ये वॉइस बहुत डीप थी, इनका मतलब बहुत खूबसूरत था। हर एक शब्द ऐसा था मान लो कोई सपना देख रहा हो, कोई कविता पढ़ी जा रही हो। तुम मुझे उम्मीद दे रहे थे, रंग दे रहे थे, आसमान दे रहे थे, उम्मीद दे रहे थे। पर मैं कुछ भी लेने की स्थिति में था ही नहीं। जैसे जैसे तुम्हारे शब्द तुम्हारे मुंह से बाहर निकल रहे थे, मेरे शरीर से बहुत कुछ छूट रहा था। हर चीज टूट रही थी, क्योंकि तुमने कहा कि तुम लैन वे कहकर बुलाना चाहते हो। इस बात का क्या मतलब था? मेरे दिमाग में तो बस यही घूम रहा था। मतलब तुम स्वीकार कर चुके हो कि मैं हूं। आधी जंग तो मैं हार गया था, आधी बाकी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था शायद तुम लैन वेही को लैन वे कहकर बुलाना चाहते हो। पता नहीं क्यों, पर अभी भी उधेड़-बुन जारी थी। पर अगले ही पल जैसे ही वॉइस खत्म होती है, उस प्रीस्ट ने कहा कि तुम मुझे किस कर सकते हो। मैं अपनी जगह से हिला नहीं, पर तुमने अपने कदमों को बढ़ाया। मैं सोच रहा था शायद माथे पर किस करोगे, क्योंकि हांग वांग जुन किसी और को किस करे ये मैं नहीं चाहता था। मेरी नजरों में तो तुम अभी भी जिन वेही को ही किस कर रहे थे ना। ऐसा महसूस हुआ जैसे धोखा दे रहे थे, छलावा कर रहे थे। चाहे तुम मुझे किस करते या जिन वेही को, दोनों ही सूरत हाल में हार तो मेरी ही होनी थी। मेरा दिल खुद भी महसूस नहीं कर रहा था कि आखिर वो चाहता क्या था। अजीब सी दुविधा थी। मैं बस महसूस कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि करूं, पर कुछ महसूस ही नहीं हुआ। तुमने मुझे किस किया, तुम्हारे होठ चल रहे थे, पता था। तुम कोशिश कर रहे थे कि मैं कुछ रिस्पॉन्स दूं, पर मैं वहां बिल्कुल वैसे ही खड़ा था। पर अंत में जब तुम पीछे होने वाले थे, तब पता नहीं क्यों इच्छा हुई कि तुम्हें अपने करीब करूं, मैं भी इस रिचुअल को कंप्लीट करूं। हाँ, हमारी वेडिंग पता नहीं कहाँ किस मोड़ पर जाएगी। खत्म होते होते मैं बचूंगा या नहीं ये भी नहीं कह सकता, पर कोई बात नहीं। अगर आंखें बंद भी करूं तो तुम्हारा होके ही बंद करूं। यही सोचकर मैंने तुम्हें किस कर लिया। हमारा किस कंप्लीट होता है। प्रीस्ट ने कहा था कि अब तुम मुझे मार्क करोगे, पर तुम्हारे शब्द मेरे कानों में जैसे ही गए तो ये इच्छा भी टूट गई, तार तार हो गया, सब कुछ छूट गया। जिस घर को बनाने की मैं उम्मीद कर रहा था वो एक पल में जैसे छू हो गया हो। महसूस हुआ कि कांच की तरह सब कुछ बिखरा। उस कांच की हर एक छींट आकर मेरे दिल को चुभी थी। महसूस हुआ था, दर्द हुआ था। आंखों में जो आंसू मैं थाम कर बैठा था वो लुढ़क गया था। महसूस हुआ था उसे गिरते हुए भी मैंने देखा था। तुमने कहा, मुझे पता था तुम आओगे। ये 3 शब्द जैसे मेरी पूरी दुनिया को, मेरी पूरी कायनात को हिला कर रख गए थे। तो तुमने सब कुछ जानबूझ कर किया था। तुमने जानबूझ कर किया था हांग वांग जुन। तुमने भी धोखा दिया। तुम्हारे ये आखिरी शब्द उस कील की तरह साबित हुए जो ताबूत में लगने वाली थी। जैसे ही तुम्हारे शब्द खत्म हुए, मैंने खुद को तुमसे दूर कर लिया, और ये दूरी अब कभी खत्म नहीं हो सकती। मैंने अपने
उस लंबे से घूंघट को पकड़ा और एक पल में उसे उठा दिया। सुना मैंने पूरा हॉल कैसे कैसे सुगबुगाहट कर रहा था। अफरा तफरी सी मच गई थी। लोगों के दिल में डर आ गया था, नफरत आ गई थी। उससे भी ज्यादा मेरे लिए खटास आ गई थी। आवाजें मेरे कानों में जा रही थी। मैं सुन रहा था, सब कुछ सुन रहा था। लोग मुझे कैसे कैसे कहकर बुला रहे थे। इतने सालों के बाद भी ना ही इन लोगों की निगाहें बदली, ना ही शब्द बदले, ना ही एहसास बदले, और ना ही नफरत। इस नफरत ने ही तो मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। धरती से नर्क तक का सफर तय किया। नर्क से वापस आया तो आज भी नफरत बदली नहीं। सोचा था कुछ तो बदल जाएगा, पर नहीं, आज भी ये निगाहों में वही सब कुछ है, वही। उसके बाद मैंने तुम्हारा चेहरा देखा। तुम मुझे कैसे देख रहे थे। फाइनली शायद तुम पहचान ही गए कि मैं हीलिंग पैट्रियार्क हूँ। तुम्हारी आंखों का यही शौक तो मुझे देखना था। हांग वांगचुन, बहुत खूबसूरत लग रहे थे तुम, इस तरीके से चौंकते हुए। अब खेल शुरू हुआ है। मैंने उन सब की तरफ देखा, कहा यकीन दिलाने के लिए उन्हें कितना चौंकने की जरूरत नहीं है, ये मैं ही हूँ। मैं हंस रहा था। जितना ज्यादा वो चीख रहे थे नफरत से, मैं उतना ही हंस रहा था। अब यहाँ पर वीन का पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो गया है। अब जनरल पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा, यानी कि ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स स्टार्ट। हांग वांगचुन ने अपने कदमों को 2 कदम पीछे कर लिया। वो लड़खड़ा रहा था। उसकी पूरी बॉडी जैसे सुन्न हो गई थी। हीलिंग पैट्रियार्क, उसने कहा। उसके लब कांप रहे थे। निगाहों में क्या था विंग नहीं जानता था। विंग ने अपनी खोखली सी मुस्कुराहट दी। उसने कहा, हाँ हांग वांगचुन, मैं हीलिंग पैट्रियार्क। क्या हुआ, कुछ बदल गया? हाँ, बदल गया बहुत कुछ। ये कहते हुए जैसे ही विंग ने देखा कि उसकी तरफ तलवारें उठ रही हैं, विंग ने भी अपनी बांसुरी को आगे कर दिया। पर सभी की तलवार इस वक्त विंग की तरफ थी, और विंग की हांग वांगचुन की गर्दन पर। हर एक इंसान बहुत चक्का हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। और लानवांग जी तो वहाँ ऐसे खड़ा हो गया था जैसे कि वो लाश बन चुका हो। उसका माइंड प्रोसेस में लगा हुआ था। पर जैसे ही हांग वांगचुन ने देखा कि सभी की तलवारें विंग के ऊपर हैं, उसने अपने कदमों को बढ़ाकर विंग की तरफ ले जाने की कोशिश की। अपने हाथों को उसके कंधों पर रखने की कोशिश की, पर विंग ने दूरी को बढ़ा दिया। विंग ने वहीं पर से कहा, वहीं खड़े रहो, करीब आने की कोशिश मत करना। लानवांग जी ने कहा, पर मेरी बात तो सुनो। रुको जरा, मेरी बात सुनो। तुम सब पीछे हो जाओ। ये कहते हुए लानवांग जी ने ग्रोल किया। पर विंग एक पल में एक झटके से ऊपर उठा, और वो इतना ऊपर पहुंच गया जैसे हवा में तैर रहा हो। हर इंसान नफरत से उसे देख रहा था, उसके करीब जाना चाहता था, बस उसे मारना चाहता था। लानवांग जी भी सभी की निगाहों में विंग के लिए नफरत दिख रहा था। वो बहुत कंफ्यूज्ड था। उसने कहा, तुम? हाँ, मैं हीलिंग पैट्रियार्क हूँ। द किंग ऑफ डार्क। क्योंकि अब तो मैं नर्क से भी लौट आया हूँ। तुम तो किंग ऑफ वुसू हो ना, मिलकर अच्छा लगा हांग वांगचुन। ये कहते हुए विंग ने ड्रामेटिकली बो किया। उसकी आवाज में नफरत साफ नजर आ रही थी। बकवास करना बंद करो। तुम शियान हो, सिर्फ शियान, मेरे शियान। और आज से और अभी से, देखा नहीं हमने वेडिंग वोस ली है। तुम्हारा नाम लान वे है, समझ में आया? किसी को कोई हक नहीं है कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कह सके। पीछे हो जाओ सबके सब। ये कहते हुए लानवांग जी ने सभी की तरफ अपनी उन निगाहों को किया। उसकी अल्फा वॉइस दहाड़ रही थी। वो ग्रोल कर रहा था, बेकाबू हो रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी मेट की तरफ लोग अपने कदमों को बढ़ाएं, अपनी आंखों को बढ़ाएं। विंग ने हंसते हुए कहा, हांग वांगचुन, बेवकूफ हो क्या, या बेवकूफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो? समझ नहीं आता? मेरी पहचान से रूबरू होकर तुम्हारा दिमाग शॉक्ड हो गया है क्या, या काम करना बंद कर दिया है? वैसे बता दूं, एक्टिंग तुम बहुत अच्छी करते हो, पर तुम्हारा ये नाटक अब और ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। बेरहम नीच इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे किंग को इस तरीके से बोलने की? अदब नहीं है, लिहाज नहीं है कि किंग से कैसे बात की जाती है। सर झुकाकर बात करो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तो तुम अपना सर उठाओ, अपनी आवाज को उठाओ। वही किसी भीड़ में से हांग वांगचुन का कोई प्रिय व्यक्ति आकर विंग के ऊपर चिल्लाने लगा। विंग ने अपनी निगाहों को उसकी तरफ किया और कहा, ओ किंग। ये किंग है तो क्या हुआ? मेरे लिए सब खाक बराबर है।
सब के सब तुम सब एक जैसे हो। चुप हो जाओ, अपनी बकवास बंद करो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लान प्लान के अंदर अपने कदमों को रखने की? यहाँ से बाहर निकल जाओ। तुम जैसा इंसान इतनी पाक जगह पर आने के काबिल नहीं है। तुम अभी भी उस डरावनी जगह पर रहने के ही लायक हो। जाओ जाओ उस ब्यूरल माउंट में, वही तुम्हारी जगह है। तुम्हारे जैसा इंसान या हम जैसे इंसानों के बीच में रहने लायक नहीं है। तुम तो एक शैतान हो, शैतान हो। भीड़ में से बस यही आवाजें आ रही थी। कोई वींग को काला साया कहकर बुला रहा था, कोई शैतान, कोई नर्क का देवता कहकर बुला रहा था, तो कोई जादूगर। हर इंसान की अपनी थ्योरी थी, पर सभी की आवाज में एक चीज कॉमन थी और वो थी नफरत। वी वुशियान, मरने के बाद भी तुम वापस आ गए? यकीन नहीं होता, किस मिट्टी के बने हो आखिरकार तुम। पर यकीन मानो, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। ये कहते हुए जियांग जैंग सामने आ चुका था। उसके हाथ में जीडियान थी। उसने जोरदार वार किया, पर इससे पहले कि वो जीडियान वींग तक पहुंच भी पाती, हांग वांगजुन खड़ा हो चुका था। उसने अपनी बिचेन से उन सभी के ऊपर वार करना शुरू किया और ग्रोल करते हुए कहा, किसी की भी हिम्मत हुई अगर मेरे अल्फा के होते हुए मेरी मेट के करीब जाने की, तो याद रखना आज कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। ये कहते हुए हांग वांगजुन ग्रोल कर रहा था। सभी उसके आगे सबमिसिव होने वाले थे कि अचानक उस भीड़ में हलचल हुई। एक शख्स भागता हुआ वहां पर आया और सभी क्लान के लीडर्स के कान में कुछ कह दिया गया। तो सब लगभग बिल्कुल बेकाबू हो गए थे। सभी बेकाबू होकर वींग की तरफ बढ़ने लगे। सभी के वेपन्स वींग के तरफ थे और हांग वांगजुन पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था कि सबको कंट्रोल कर सके। उसकी निगाहें पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। वो क्रोल कर रहा था। उसका अल्फा बेकाबू हो रहा था। पर वींग तो बिल्कुल बेफिक्री से वहां खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, आंखों में एक चमक थी। ये तमाशा देखकर वो और ज्यादा खुश हो रहा था। जितना ज्यादा ये लोग लड़ रहे थे, वो उतना ज्यादा खुश हो रहा था। उसने अपने आप को थोड़ा सा और ऊपर किया ताकि इस नजारे को और अच्छी तरीके से देख सके। वहीं उस भीड़ में से एक शख्स ने कहा, हांग वांगजुन, आप इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? आप अपनी प्रजा की तरफ देखिए। बाहर हाल बेहाल है। हर लोग जमीन पर गिर रहे हैं। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अजीब सी तबाही मचा दी है शख्स ने यहाँ आकर। मैंने ठीक कहा। जैसे ही इसने यहाँ पर कदम रखा है, सबकी हालत खराब हो चुकी है। जिन क्लान में तबाही आ चुकी है। आपको पता है बाहर क्या हो रहा है? ये कहते हुए सारे लोग इस वक्त हांग वांगजुन की तरफ उंगलियां उठाने लगे। इस वक्त लान वांगजी अजीब सी दुविधा में फंस गया था, अपने मेट और अपनी प्रजा के बीच में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसका साथ देना चाहिए, पर उसका दिल आज सिर्फ यही कह रहा था कि आज इस शख्स का साथ देना चाहिए जो उसका मेट है, उसका प्यार है। लान वांगजी, आखिर कर क्या रहे हो तुम? तुम्हारी प्रजा इस वक्त दुविधा में है और तुम इस शख्स के सामने खड़े हुए हो। सब कुछ भूल चुके हो क्या? किंग हो तुम, किंग हो, और किंग का फर्ज होता है सबकी रक्षा करना, ना कि गलत का साथ देना। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं इसे नुकसान पहुंचाने से आखिरी बार मौका दे रहा हूँ। वापस आ जाओ इधर। ये कहते हुए लैन कुरैन आगे बढ़ रहा था। उसकी आवाज में बहुत गुस्सा था, आंखों में नफरत थी, जिसे वींग बहुत अच्छी तरीके से जानता था। उसने अपने लफ्जों को शांत कर लिया, अपनी आंखों को तेज किया और लैन कुरैन की तरफ घूरते हुए देखा। नी क्लान के लीडर ने कहा, हांग वांगजुन, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है और मैं आपसे तो जज्बाती की होने की उम्मीद कर ही नहीं सकता। आप तो हमारे किंग हैं। आपने वचन लिया था कि आप हमारी क्लान की रक्षा करेंगे और अब आप वापस इतिहास को दोहरा रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये कहते हुए हांग वांगजुन को सभी लोग अपनी निगाहों से देखने लगे। हांग वांगजुन की निगाहों में नफरत थी इन सब के लिए जो उसके शियान के ऊपर अपनी निगाहों को उठा रहे थे। उसने कहा, जब मैं अपने मेट की रक्षा नहीं कर सकता तो मैं किसी और की रक्षा कैसे करूंगा? मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे मेट के करीब मत आना। ये कहते हुए हांग वांगजुन की आंखें शाइन कर रही थी, रोल कर रही थी। उसका अल्फा पूरी तरीके से उस पर काबू करने के लिए तैयार था। तुम सबके सब तुच्छ हो। तुम्हें आज भी लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? मेरे सिर्फ एक उंगली उठाने की देर है और सब जमीन पर नजर आओगे। बेफिजूल में लड़ रहे हो। किसी को जरूरत नहीं है मुझे प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि मैं काफी हूँ अपने लिए। मैं ओमेगा उन ओमेगाओं में से नहीं हूँ जो दूसरों की तलाश में रहते हैं कि वो आके उन्हें प्रोटेक्शन देगा। मैं खुद के लिए काफी हूँ। ये कहते हुए वींग ने अपने आप को सबके सामने इस तरीके से जाहिर किया। एक ब्लैक स्मोक उसके चारों तरफ लहरा रहा था। वो अपने प्रचंड रूप में आ चुका था। उसके बाल हवा में बेकाबू थे, आंखें रेड हो चुकी थी और बांसुरी उसके होठों पर बस लगने ही वाली थी। निमिंगजू ने कहा, देखा मैंने कहा था ना, ये कभी नहीं सुधर सकता। हांग वांगजुन, सही का साथ दीजिए, क्योंकि अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे। वींग के ऐसे डिक्लेयर करने पर अब सभी क्लान प्रोटेक्टिव हो चुकी थी। वो सब आगे आ गए थे। अब वो क्लान के लीडर से भी लड़ने के लिए तैयार थे।
इस वक्त सभी के दिमाग के ऊपर एक अजीब सा जुनून सवार हो गया था वींग को नुकसान पहुंचाने का। और वींग सब कुछ देख रहा था। मैंने कहा पीछे हट जाओ, वांग जी ने क्रोल किया। वींग ने अपनी निगाहों को उन सभी की तरफ से हटाकर लानवांग जी की तरफ किया। वो देख रहा था किस तरीके से लानवांग जी उन दोनों के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर रहा है। वींग ने कहा, हांगवांग जन, आखिर कब तक तुम ये नाटक करते रहोगे? परेशान नहीं हो रहे? दिखावा बंद करो। तुम ही तो चाहते थे कि मैं गुजू आऊं। आखिरकार तुम्हारी इच्छा को मैंने पूरा कर दिया, अब पीछे क्यों हट रहे हो? ये कहते हुए वींग नफरत भरी निगाहों से हांगवांग जन की तरफ देखने लगा। लानवांग जी ने कहा, शियान, मेरे रहते तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें ओहदा दूंगा, क्वीन बनाऊंगा। कोई तुम्हें हार्म नहीं कर सकता, बेशक चाहे तुम्हारी असलियत कुछ भी हो। मैं हांगवांग जुन, द किंग ऑफ गुजू, तुम्हें एक्सेप्ट करता है। मुझे किसी और की एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए हांगवांग जुन की गोल्डन आइज स्क्रॉल कर रही थी। उसने सभी की तरफ घूरते हुए देखा। उसके फेरोमोन्स वहां पर फैल चुके थे। लोग अपने आप पर काबू खो रहे थे। पर वींग ने कहा, हांगवांग जुन, तुम इन सब से खुद को अलग कहते हो, पर तुम इन्हीं के जैसे हो, बिल्कुल इन्हीं के जैसे। कोई फर्क नहीं है तुम में और इनमें। ये कहते हुए वींग ने अपने स्मोक को लानवांग जी की तरफ किया और उसे उठाकर अपने करीब ले आया। बिल्कुल अब दोनों आमने सामने थे, हवा में तैर रहे थे। एक काले धुएं ने लानवांग जी के पूरे शरीर को कैद कर लिया था। ये नजारा बहुत ही भयावह था। सभी लोग बस यही दुआ कर रहे थे कि ये जंग खत्म हो जाए, हांगवांग जुन को कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि आखिरकार कुछ भी हो वो है तो उनके किंग ही। इस वक्त हर इंसान बेकाबू था, बेचैन था, क्योंकि वो जानता था यीलिंग पैट्रियार्क की ताकत क्या है। हांगवांग जुन, वांग जी, सभी लोग बस यही चिल्ला रहे थे। सभी लोग इस वक्त हांगवांग जुन की तरफ देख रहे थे। हर एक का वेपन तैयार था, पर हांगवांग जुन ने सभी को इशारा कर दिया कि कोई वेपन नहीं उठाएगा। इसलिए सभी लोग हल्का सा एक कदम पीछे हो गए। वींग ने कहा, हांगवांग जुन, मुझे तरस आता है इन लोगों पर कि तुम जैसा इंसान इनका नेता है। तुम तो सच में बहुत बेगैरत हो। वादा कर रहे हो कि मेरा साथ निभाओगे, पर ये सब कुछ करने की वजह तो तुम ही हो। अब इस नकाब को हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा। हांगवांग जुन ने कहा, शियान, तुम क्या कह रहे हो? तुम कैसे मुझको इन सब लोगों के साथ तौल सकते हो? तुम सबसे अलग हो मेरे लिए। यकीन मानो, मेरे रहते तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। वींग ने जवाब दिया, तुम्हारे रहते? सब कुछ तो तुमने कर दिया, सब कुछ तोड़ दिया मेरे अंदर। अब तुम वादा कर रहे हो कि तुम्हारे रहते कोई कुछ नहीं कर सकता। सच है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि एक आखिरी शख्स इस पूरी दुनिया में तुम ही हो जो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। और तुमने ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती, कोई भी भरपाई नहीं हो सकती। हांगवांग जुन ने कहा, शियान, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ हम दोनों के लिए किया। मैं बस यही चाहता था कि तुम यहाँ आ जाओ, मेरे साथ रहो। मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया, समझने की कोशिश करो मैं क्यों किया। वींग ने कहा, छोड़ो, समझने की कोशिश करूं मैं? तुम तो मेरी एक बात समझ नहीं पाए और तुम मुझसे कहते हो तुम इन सब की तरह हो। हांगवांग जुन, इन सब की तरह तुमने भी मुझे धोखा दिया, मेरा फायदा उठाया। मैंने तुम पर विश्वास किया था, तुम्हें खुद को सौंपा था, पर तुमने क्या किया? तुमने भी हर एक की तरह मुझे इस्तेमाल कर छोड़ दिया। अपनी इच्छाओं पर नचाने के लिए मुझे उस कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जहां मेरे पास कोई भी मौका नहीं है, कोई भी वक्त नहीं है फैसला करने का कि मैं अपने लिए कुछ सोच सकूं। मैंने तुमसे मना किया था, इसमें मेरी कोई मजबूरी होगी ना? क्या मैं नहीं चाहता, क्या मैं एक ओमेगा होकर नहीं चाहता कि मैं अपने अल्फा के साथ रहूं? पर नहीं, तुम्हें मेरा मना करना स्वीकार नहीं हुआ, इसीलिए तुमने अपनी गंदी हरकतों का इस्तेमाल किया। तुमने भी मेरा इस्तेमाल किया हांगवांग जुन। इन सब की तरह इन सब ने भी सिर्फ यही तो किया है। जब जरूरत होती थी तब भी वो शियान यीलिंग पैट्रियार्क नहीं होता था, लेकिन जैसे ही जरूरत खत्म हुई ये यीलिंग पैट्रियार्क बन गया। नफरत थी इन सबकी निगाहों में सिर्फ मेरे को इस्तेमाल करने की चाहत थी। हर इंसान मेरी ताकत से प्यार करता था, किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया। और तुमने भी तो वही किया, तुमने भी तो सिर्फ फायदा उठाया। ये कहते हुए वींग के शब्द टूट रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बाहर निकल रहे थे। अब फाइनली वींग को देखकर कहा जा सकता था कि ये शख्स अब टूटा है। इसके चेहरे पर कोई गुरूर नहीं था, आज आंखों में कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ आंसू थे, टूटने के आंसू। वींग को इस तरीके से टूटता हुआ देखकर वांग जी ने अपने आप को स्मोक से छुड़ाने की कोशिश की। वो वींग के पास जाना चाहता था, उसे थामना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था। उसने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया था कि वींग इस तरीके से रोए। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि चीजें इतनी उलट कैसे गई।
उसका तो सिर्फ एक ही मकसद था, अगर वो उन दोनों की ज़िंदगी में एक शख्स को और शामिल कर लेगा तो विंग उसके साथ रह सकता है। उसे बस यही रास्ता सूझा था, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। उसे नहीं पता था कि नफरत लोगों के दिलों में इतनी ज़्यादा होगी, विंग को इतनी तकलीफ होगी यहाँ पहुँचकर, इसीलिए वो बस इस ओमेगा को थामना चाहता था। पर विंग ने तो अपने जादू से पूरी तरीके से हांग वांग जुन को कस लिया था। वो खुद को हिला भी नहीं पा रहा था। विंग ने कहा, छोड़ो, तुम जैसे शख्स तो मेरे इन आंसुओं के भी काबिल नहीं है। ये कहते हुए विंग ने अपने उन आंसुओं को पोंछा। उसका चेहरा वापस से कोल्ड हो गया, आंखों में नफरत उतर आई। उसने कहा, ठीक है, तुम चाहते थे ना कि तुम मुझे मार्क करो, तो तुम मुझे मार्क करोगे। ये कहते हुए विंग ने हांग वांग जुन को छोड़ दिया। जैसे ही हांग वांग जुन को छोड़ा, हांग वांग जुन ताकत के साथ जाकर जमीन पर गिरा। एक थड की आवाज आई। अपने भाई को इस तरीके से जमीन पर गिरते हुए देखकर लैन शिचेन तुरंत हांग वांग जुन के करीब भागे। उसने उसके कंधों को पकड़ते हुए कहा, वांग जी, तुम ठीक तो हो? लेकिन वांग जी ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। इस वक्त शियान को मेरी जरूरत है। ये कहते हुए वांग जी ने खुद को खड़ा किया। वो इस वक्त सिर्फ विंग के करीब पहुंचना चाहता था, जो कि हवा में उड़ रहा था। जितना ज्यादा वांग जी उसके करीब जा रहा था, विंग उतना ही ज्यादा उससे दूर हो रहा था। घबराहट साफ देखी जा सकती थी। लैन शिचेन महसूस कर रहे थे कि वांग जी इस वक्त कितने ज्यादा घबराए हुए हैं। रुक जाओ शियान, रुक जाओ, कहते हुए वांग जी आगे बढ़ा। विंग ने अपनी रफ, कोल्ड, हार्श वॉइस में जवाब दिया, मैं यीलिंग पैट्रियार्क, कर्टिसी नेम वी वुशियान, आज अभी इसी वक्त तुम्हें अपना मेट स्वीकार करता हूँ। विंग की आवाज पूरी तरीके से इमोशनलेस थी। उसने अपने होठों के ऊपर बांसुरी को रखा और फिर बजाना शुरू किया। लान वांग जी को कुछ समझ नहीं आया, ये क्या था? ये स्वीकार करना था या पूरी तरीके से इनकार करना था? धीरे धीरे लान वांग जी को महसूस हुआ कि विंग अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहा है। इस पूरे वेडिंग हॉल में जहां पर अल्फा भरे हुए हैं, वहां विंग एकाएक बीच में खड़े होकर अपने फेरोमोन रिलीज कर रहा है। इसका मतलब बहुत खतरनाक हो सकता है। विंग ने कहा, अब हिम्मत है तो मुझे मार्क करके दिखाओ हांग वांग जुन, देखता हूँ तुम कितना काबिल हो, पहुंचो मेरे करीब। ये कहते हुए विंग लगातार अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था। उसके फेरोमोन्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे। इस वक्त हर अल्फा लस्ट से भर चुका था। वो बेकाबू हो चुका था। वो अपने रूप में वापस आ गया था। इस वक्त सभी की निगाहें सिर्फ एक इंसान के ऊपर थी और वो था वी वुशियान। सभी की आंखों में लस्ट थी, डार्क था। अपने मेट, अपने ओमेगा के लिए इस तरीके से दूसरे अल्फाओं की निगाहों में लस्ट को देखना हांग वांग जुन की बर्दाश्त से बिल्कुल तरफ था। वेडिंग हॉल में मौजूद हर अल्फा इस वक्त अपनी अल्फा फॉर्म में वापस आ गया था। हांग वांग जुन ने देखा कि माहौल कितना ज्यादा खतरनाक हो गया है। विंग अपने आप में ही एक प्योर ब्लड रेयर ओमेगा था, इसीलिए उसके फेरोमोन्स भी बहुत अग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग थे। और ओमेगा के कंपैरिजन में विंग के फेरोमोन्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे। इसीलिए इस वक्त सभी अल्फा उसकी तरफ खींचे चले आ रहे थे। लान वांग जी भी इनमें से अलग नहीं था। उसके भी फैंग्स बाहर आ गए थे, आइज गोल्डन हो गई थी और पूरे शरीर में इस वक्त अल्फा दौड़ रहा था। उसका अल्फा कंप्लीटली उसके ऊपर टेक ओवर कर चुका था। आवाज बहुत तेज थी, आसमान में एक गर्जन होती है। इसी के साथ लान वांग जी, हांग वांग जुन पूरी तरीके से अपने अल्फा फॉर्म में आ गया था। एक गोल्डन ड्रैगन आसमान में चीख रहा था। वो गोल्डन ड्रैगन ऐसा था जिसके आगे सब समिसिर थे। वो एक बेहद खूबसूरत, आकर्षक, पर उससे भी ज्यादा खतरनाक था, जो कि अपने अल्फा को बाहर निकालकर अपनी मेट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आया था। उस ड्रैगन ने चीखते हुए कहा, मेट। वी वुशियान के अंदर के ओमेगा ने भी उसी इंटेंसिटी से जवाब दिया, मेट। दोनों की निगाहें इस वक्त अपने अल्फा फॉर्म और ओमेगा फॉर्म में वापस आ गई थी। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। एक ऐसा अट्रैक्शन था जो खींचकर एक दूसरे के करीब ले आया था। विंग ने हांग वांग जुन की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस दर्द से तुमको आज़ाद कर सकूं, पर नहीं, तुम नहीं माने। तुमने हम दोनों के बीच में एक ऐसी नन्ही जान को ले आए जो बहुत मासूम है। आज उसे तुम्हारी ज़रूरत है। इसीलिए अब तुम वो सब महसूस करोगे जो मैं महसूस करता हूँ। मैं नहीं चाहता था तुम कभी भी इस दर्द से रूबरू हो, पर तुमने मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। हांग वांग जुन, इंसान, आज मैं ये ओमेगा वी वुशियान तुम्हें ये परमिशन देता है कि तुम मुझे मार करो, अपना ओमेगा बनाओ और उस दर्द को महसूस करो जिसे मैं हर रोज महसूस करता हूँ। लान वांग जी, कम एंड मार्क मी। ये कहते हुए विंग ने
पूरी तरीके से अपने आप को सबमिसिव कर दिया था लान वांगजी की तरफ। वांगजी ने अपने फैंक्स को बाहर निकाला। वो शार्प फैंक्स विंग की उस डेलिकेट नेक में गड़ चुके थे। आसमान में गर्जन हो रही थी, एक चमक पूरी तरीके से फैल गई थी। उन दोनों को ही एक ब्यूटीफुल लाइट ने कवर कर लिया था। दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा था। ये सच में हेवनली मेड जोड़ी थी, बिल्कुल फेटेड कपल। वहां खड़ा हर एक शख्स इस कपल के आगे सबमिसिव हो चुका था। सब अपने सर झुकाकर इस जोड़ी को सलाम कर रहे थे। इस जोड़ी ने आसमान में ही नहीं, हेवन में, अर्थ में, यहाँ तक कि हेल्थ तक में अपनी छाप को छोड़। इसी के साथ ये वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। वॉर्स कंप्लीट हो गई, किस कंप्लीट हो गया और ये मार्क प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। पर इसके उलट कुछ ऐसा हुआ जो कभी लान वांगजी ने सोचा नहीं होगा। जैसे ही लान वांगजी ने विंग को मार्क किया था, उसके पूरे शरीर के अंदर एक एनर्जी दौड़ गई थी। जैसे ही विंग का वो ब्लड लान वांगजी के ब्लड के साथ शामिल हुआ, वो टेस्ट उसके मुंह में आया, उसका दिमाग पूरी तरीके से सन्न हो गया, उसकी आंखें बंद हो गई और न जाने क्या चीज उसके अंदर कौंध गई। बहुत सारी यादें जैसे एक तरीके से रील की तरह उसके दिमाग में चल रही हूँ। एक दर्द हड्डियों को तोड़ने वाला, जिस्म को चीरने वाला, आत्माओं को छेदने वाला दर्द वो महसूस कर रहा था। उसकी मुट्ठियां बंद गई थी, लेकिन विंग ने उसे थाम लिया था। विंग का वो डार्क रिसेंटफुल स्मॉग ने पूरी तरीके से लान वांगजी को कवर कर लिया था। बहुत ही अजीब चीज थी। दो ताकतवर शक्तियां जैसे एक दूसरे से लड़ रही हो, या तो मिलने के लिए या तो अलग होने के लिए। क्या चल रहा था कोई नहीं समझ पा रहा था। पर लान वांगजी बहुत तरीके से बेबस हो चुका था। वो पूरी तरीके से बेकाबू हो गया था। उसका दिमाग हर तरफ दौड़ रहा था। मन में सिर्फ सहन में एक ही ख्याल आया जब उसने आखिरी बार विंग को छोड़ा। मुंह से सिर्फ एक ही शब्द बाहर निकला और वो था विंग। सब कुछ एक पल में जैसे लान वांगजी को याद आ गया हो। ये उसका विंग था, उसका प्यार, उसका आसमान, उसका दर्द, उसका इलाज, सब कुछ यही शख्स है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक तड़प जो इतने सालों की थी वो आज जाकर पूरी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को पहचान तो लिया था, थाम तो लिया था, पर शायद वक्त को ये मंजूर नहीं था। वो दोनों एक दूसरे में ही खोए हुए थे कि अचानक से उस पूरे वेडिंग हॉल में जो कर्टन्स डाले हुए थे वो सब कुछ हटा दिए गए। सूरज की तेज रोशनी आकर जैसे ही उस वेडिंग हॉल में शामिल हुई, विंग के शरीर पर पड़ी आत्मा को चीरने वाली चीख पूरे आसमान में गूंज गई। वो किसी और की नहीं थी बल्कि विंग की थी। लान वांगजी को समझ नहीं आया कि अचानक विंग को क्या हुआ, पर वो तड़प रहा था, चीख रहा था। जैसे जैसे वो रोशनी विंग के शरीर पर शामिल हो रही थी, जख्म बढ़ रहे थे। वो जल रहा था, सुलग रहा था। लान वांगजी ने चिल्लाते हुए कहा विंग। ये कहते हुए उसे थामने की कोशिश। विंग ने अपनी टूटी हुई आवाज में जवाब दिया, लान साहब मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहता था कि तुम ये दर्द सहो, पर तुमने कोई मौका नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दो। अब हम एक दूसरे के मेट बन चुके हैं, इसका मतलब तुम भी मेरा दर्द महसूस कर पा रहे होंगे। मैं इस दर्द से ही तो तुम्हें बचाना चाहता था वांग वांगजुन, पर तुम बहुत जिद्दी हो, बिल्कुल मेरी तरह।